हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम स्टूडेंट्स टू मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना, और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है हम धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, उसका प्रक्रम और आपका सिद्धांत। ओके, तो ये प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस थे कि हमने एलिमेंट्स को कैसे आइसोलेट किया। अब तक हम इस चैप्टर पे 5 लेक्चर्स कर चुके हैं, और आज हम हैं इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर पे, दैट इज योर लेक्चर नंबर 6, जिसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और यही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट फिनिश है। तो आपने देखा इस चैप्टर में हमारे पास में ज्यादातर जो चीजें थी वो बेसिकली 3 स्टेप्स में हमने उसका डिविजन पढ़ा था। कि जैसे कि आपने देखा कि और जो भी है आपके पास, आपने कैसे उसका सांद्रण किया, ये हमारी पहली स्टेप थी। जो सांद्रण वाली धातु थी उसमें से आपने धातु को कैसे निष्कर्षण किया वो भी आपने सीखा। तीसरी स्टेप होती है कि कोई धातु आपको मिल गई। अब जो धातु आपको मिली है वो प्योर फॉर्म में तो नहीं है ना, आपको उसको प्योर बनाना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग के मेथड्स, और साथ में हम इस चैप्टर में किसकी बात कर रहे थे? कॉपर, जिंक और आयरन। इन्हीं 3 धातुओं की हमने बात की। ये हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोगिता रखती है वो भी सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शोधन एवं एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन, इनके उपयोगों के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा रिफाइनिंग पे भी क्वेश्चन बनना, यहाँ पर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैंने आपको कुल मिला के यहाँ पर 2 ही कॉन्सेप्ट्स बताए कि एक एलिंगम डायग्राम और एक आपके 3 स्टेप्स, ओर का कॉन्सेंट्रेशन करना, ओर का एक्सट्रैक्शन करना, ओर का प्यूरिफिकेशन करना। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे क्वेश्चंस बनने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। चाहे आपका एग्जाम बोर्ड हो, चाहे आपका जेई हो, चाहे आपका नीट हो, डेफिनेटली एम्पिरिकल आपका जो एलिंगम डायग्राम है उसमें से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली फॉर्म होता है। तो हमें आज क्या पढ़ना है? हमें यहाँ पर शोधन को पढ़ना है। शोधन का क्या मतलब हुआ? शोधन का मतलब हुआ बच्चों रिफाइनिंग की टेक्निक्स। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज मेरी आवाज थोड़ी सी खराब है, तो आपको मेरी इसी आवाज में आज लास्ट का लेक्चर सुनना होगा, तो प्लीज कोऑपरेट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विथ शोधन। शोधन का मतलब होता है रिफाइनिंग करना। शोधन का मतलब होता है रिफाइनिंग करना। अब एक चीज आप जानते हैं कि आपने किसी भी विधि द्वारा, किसी भी प्रोसेस द्वारा अगर धातु का निष्कर्षण किया है, धातु का निष्कर्षण किया है, ठीक है, कोई से भी प्रोसेस से आपने मेटल को निकाल लिया, कैल्सिनेशन करा, रोस्टिंग करा, कुछ भी मेथड अप्लाई करके आपने फाइनली मेटल को ऑब्टेन कर लिया। मेटल को ऑब्टेन करने की बहुत सारी विधियां हमने पिछली कुछ कक्षाओं में देखी। अब आपने जो धातु निष्कर्षित की है वह क्या है? वह पूर्ण रूप से क्या है? शुद्ध नहीं है। पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, उसमें कोई ना कोई अशुद्धियां हैं। उसमें क्या है बच्चों? कोई ना कोई अशुद्धियां मिली रहती है। तो उच्च विधियों द्वारा उनमें उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो भी मेटल आपने निष्कर्षित किया, जो भी मेटल आपको मिला, वो मेटल कंप्लीटली प्योर नहीं है। वो कंप्लीटली प्योर नहीं है तो आपको क्या करना है? कुछ टेक्निक्स का यूज करके उसकी इम्प्योरिटीज को हटाना है। जब हम इम्प्योरिटीज को हटा देंगे तो जो आपका मेटल होगा वो क्या होगा? वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर किसी भी मेटल की इम्प्योरिटीज को, अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सारी ही टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, और साथ में सारी टेक्निक्स की अपनी एक अलग ही महत्वपूर्णता है।
क्योंकि कोई भी एक टेक्निक दूसरे के ऊपर कभी अप्लाई नहीं होगी। तो देखो, उच्च विधियों द्वारा उनमें उपस्थित अशुद्धियों को अलग किया जाता है। इसके लिए अशुद्धियों के गुणों में अंतर को देखा जाता है। देखो, जो आपकी अशुद्धियां हैं उनमें आपस में क्या अंतर है, पहले हम ये देखेंगे। तो ये वाले जो प्रिंसिपल है ना, ये किस पे बेस्ड है, जो भी इंप्योरिटीज आपके पास में प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ओके, तो आप देखोगे कि हमारे पास में टोटल 6 तरीके हैं अशुद्धियों को हटाने के लिए। कितने तरीके हैं? 6 तरीके। अब हम देखते हैं कि वो 6 तरीके कौन से हैं जिसके प्रयोग से हम किसी भी मेटल की अशुद्धियों को हम हटा सकते हैं। तो बच्चों, इस रिफाइनिंग में, शोधन में जो आपका पहला तरीका है उसका नाम है आसवन। ओके, क्या मतलब होता है आसवन का? अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इस आसवन का मतलब होता है डिस्टिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा पहला तरीका है यहाँ पर आसवन। आसवन को हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्टिलेशन। ठीक है, तो पहला तरीका हम जो रिफाइनिंग के मेथड्स में पढ़ेंगे वो होगा हमारा आसवन। आसवन का मतलब डिस्टिलेशन। दूसरा मेथड होता है द्राव गलन परीक्षण। अब द्राव गलन परीक्षण का क्या मतलब है? द्राव गलन मतलब होता है यहाँ पर लिक्वेशन। द्राव गलन का क्या मतलब होता है? द्राव गलन का मतलब होता है लिक्वेशन। तीसरा तरीका है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब होता है कि हम किसी भी मेटल की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर दें। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसकी रिफाइनिंग करें। इंपॉर्टेंट मेथड है मंडल परीक्षण। ठीक है, अब मंडल परीक्षण का क्या मतलब होता है? मंडल परीक्षण को हम कहते हैं जोन रिफाइनिंग मेथड। मंडल परीक्षण मतलब जोन रिफाइनिंग मेथड। तो देखेंगे कि जोन रिफाइनिंग मेथड हम किस तरीके से कर सकते हैं। वाष्प प्रवस्था परिष्करण मतलब, वाष्प मतलब हुई आपकी वेपर, वेपर वेपर और प्रवस्था मतलब उसका फेस, और परिष्करण मतलब उसका रिफाइनिंग। वेपर, फेस, रिफाइनिंग। ठीक है, सिक्स्थ मेथड जो है लास्ट, उसका नाम है वर्ण लेखकी। इसका मतलब होता है क्रोमेट। लास्ट मेथड है आपके पास में वर्ण लेखकी, जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारे पहले मेथड से। इसका नाम है आसवन। हम देखेंगे कि डिस्टिलेशन क्या होता है। अब बच्चों, यह विधि उन धातुओं के लिए है जिनका क्वथनांक कम होता है। कौन सी धातुओं के लिए विधि? जिनका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? कम होता है। दूसरी बात, जिनका क्वथनांक कम होता है वो कौन कौन होते हैं? जिंक,
एंड मर्क्यूरी। ठीक है, जो अशुद्ध धातु होती है उसको वाष्पीकृत करते हैं, उसका वेपोराइजेशन करते हैं। ठीक है, वेपोराइजेशन करने के बाद शुद्ध धातु अशुद्ध धातु को वाष्पीकरण कर शुद्ध धातु आसूत के रूप में प्राप्त होता है। समझिएगा, जब आप डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हो तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का मतलब होता है आसवन। हमेशा उन मेटल्स के लिए होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, जिनका क्वथनांक क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट कम हो। अब कौन सी धातु है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उनके उदाहरण है आपके पास में जिंक और मरकरी। अशुद्ध धातु को वाष्पीकृत कर शुद्ध धातु के रूप में आपको जो मिलता है उसको आसूत कहते हैं। और क्योंकि हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो जो मेटल होगा प्योर फॉर्म में वो आपको किस में मिलेगा, डिस्टिलेट के रूप में मिलेगा। तो वो मेटल आपको कैसे मिलता है, डिस्टिलेट के डिस्टिलेट के रूप में। तो ये पहला तरीका था जिसका नाम है आसवन। बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका है द्राव गलन परीक्षण। अब द्राव गलन परीक्षण क्या होता है, इसका मतलब है लिक्वेशन। अब लिक्वेशन किसके लिए होगा, यह उन धातुओं के लिए होता है जिनका गलनांक कम होता है। उन धातुओं के लिए होता है जिनका गलनांक कम होता है। गलनांक का मतलब क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करूं तो हम किसका यहां पर शुद्धिकरण करते हैं, टिन का। ठीक है बच्चों, टिन को पिघलाकर एक ढालू सतह पर, स्लोप पर बहने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अधिक गलनांक वाली अशुद्धियां अलग हो जाती है। हमने क्या किया, हमने लिक्वेशन किया। लिक्वेशन का मतलब होता है द्राव गलन परीक्षण। मतलब लिक्वेशन एक रिफाइनिंग का तरीका है। हमेशा लिक्वेशन उनके लिए होता है जिनका गलनांक बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। उदाहरण के लिए लिया हमने टिन। जब आप टिन को पिघलाकर एक ढालू सतह पर छोड़ देते हो, स्लोपिंग वाली सरफेस पे छोड़ देते हो, तो स्लोपिंग सरफेस पे होता क्या है कि जो अधिक गलनांक वाली अशुद्धियां होती है ना, वो अलग हो जाती है। तो जिनका गलनांक अधिक होगा वो अशुद्धियां अलग हो जाएगी, तो हमको जो मेटल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। तो मैंने बताया कि जितने भी तरीके हम कर रहे हैं, हर तरीका हर किसी अशुद्धि को दूर करने का एक अलग ही तरीका है। तो आपने देखा डिस्टिलेशन जो था वो हम क्यों कर रहे थे, हम उन मेटल्स पे कर रहे थे जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। अब हम लिक्वेशन किस पे कर रहे हैं, द्राव गलन हम उन मेटल्स पे कर रहे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो दोनों विधियां अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले हमारे मेथड की तरफ, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसका मतलब हुआ कि कैसे आप विद्युत अपघटन करोगे। तो बच्चों, विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किसका, मेटल्स का। जब हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं तो हम क्या लेते हैं, एक प्योर मेटल लेते हैं,
एक इम्प्योर मेटल लेते हैं और एक सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, हम 3 चीजें लेते हैं। प्योर मेटल का मतलब क्या हुआ? शुद्ध धातु। इम्प्योर का मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब लवण का विलयन। जो शुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड होता है ना, उसको हमेशा कैथोड बनाया जाता है। जो अशुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड होता है उसको हमेशा एनोड बनाया जाता है। जो सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं ना, वो हम मेटेलिक सॉल्ट उसी का लेते हैं जिसका हमको क्या करना हो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी हो। तो देखो, जैसे मुझे कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एनोड बनाऊंगी इम्प्योर कॉपर को, कैथोड बनाऊंगी प्योर कॉपर को। ठीक है, और जो मुझे सॉल्ट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा ना, वो कॉपर का ही लेना पड़ेगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, ये जो मैंने विधि लिखी है यहाँ पर, इस मेथड में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो, क्योंकि नाम ही इसका है विद्युत अपघटन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आपको पास करना पड़ेगा। जब बच्चों आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे 2 रिएक्शंस होगी, एक एनोड पर और एक कैथोड पर। ठीक है, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कॉपर बनेगा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या देंगे, कॉपर देंगे। तो ये 2 अभिक्रियाएं होंगी जिसमें आप देखोगे एनोड मड के रूप में इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे जाके सेटल हो जाएगी, और हमको प्योर मेटल कहाँ मिलेगा, प्योर मेटल निकल के कैथोड पे आपको मिलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस आप जिंक के लिए भी करते हो। जब आप इसमें कॉपर का शुद्धिकरण करते हो ना, तो बहुत सारी चीजें होती है जो उसमें मिक्स होती है, उन मिक्स चीजों को भी दोबारा हम शोधन की अभिक्रिया करके अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपने कॉपर निकाला, तो उस कॉपर में आर्सेनिक, आपका प्लेटिनम, बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, तो उनको फिर हम दोबारा शोधन की अभिक्रिया करके अलग करते हैं। इस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का जब आप मेथड पढ़ते हो, तो आप देखते हो कि आप जो ये कंटेनर लेते हो जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लगाते हो, तो आप इसमें कंटेनर में कॉपर सल्फेट लेते हो, इसमें आप लगाते हो एक एनोड, और इधर से लगाते हो आप एक कैथोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। जैसे जैसे मेटल डिपोजिट होता है ना, तो जो इम्प्योरिटी होती है वो आपको एनोड मड के रूप में मिलती है, और इस कैथोड पे क्या मिलता है, इस कैथोड पे आपको प्योर मेटल मिलता है। तो ये होती है कैथोड, ये होती है एनोड। ठीक है, तो हमेशा हम इम्प्योर मेटल से एनोड को बनाते हैं, और प्योर मेटल की हम हमेशा क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जैसे आपने कॉपर को ऑब्टेन किया, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें होता है आपके पास में एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, गोल्ड, सिल्वर। ये सब भी अशुद्धियों के रूप में होता है, लेकिन ये सब धातुओं हैं, तो हम इनकी दोबारा शोधन अभिक्रिया करके इनको अलग कर लेते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम विद्युत अपघटन करें, तो एनोड को बनाए इम्प्योर मेटल का, कैथोड को बनाए प्योर मेटल का, और हमेशा जो लवण ले वो हमेशा उसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन ले। तो हमने यहाँ पर कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की, तो हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। जो भी अशुद्धियां होगी वो एनोड मड के रूप में आपकी कहाँ पर एकत्रित हो जाएंगी, एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये था आपका विद्युतीय अपघटन। 3 प्रोसेसेस हम पढ़ चुके हैं। चौथा है आपका तरीका मंडल परीक्षण। ओके, मंडल परीक्षण मैंने नाम बताया था, इसका एक अलग नाम है, इसको हम बोलते हैं जोन रिफाइनिंग।
अब जोन रिफाइनिंग होता क्या है? इस विधि का सिद्धांत यह है कि आपकी अशुद्धियों की विलयता की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। अब ध्यान से समझना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल है। किस प्रिंसिपल पे जोन रिफाइनिंग मेथड काम करता है कि जो भी आपकी अशुद्धियों की विलयता होती है, अशुद्धियां जो डिसॉल्व होती है वो सॉलिड की अवस्था में किस में ज्यादा डिसॉल्व होती है? जो उनकी गलित अवस्था होती है। गलित मतलब उनकी जो मेल्टेड फॉर्म होती है उसमें जो सॉल्युबिलिटी होती है इम्प्योरिटीज की वो ज्यादा होती है। तो ये मेथड इसी पे काम करेगा। ठीक है, अब आप करोगे क्या देखो, पहले हम डायग्राम से समझते हैं इसको। आपने क्या किया, ये आपका मेथड का जोन रिफाइनिंग का डायग्राम है। अब समझिएगा जोन रिफाइनिंग में हमने किया क्या, एक मेटल की छड़ है, ठीक है, ये पूरा आपका चैम्बर है, ये आपकी एक मेटल की छड़ है जिसको लिखा है धातु छड़, मतलब ये एक आपकी मेटल की, ठीक है। अब यहां पर आपने लिया एक धातु की छड़, यहां पर अपन ने उत्कृष्ट गैस का वातावरण यहां पर क्रिएट कर दिया है। ये जो यहाँ पे व्हील की फॉर्म में बना हुआ है ये एक तापक है जो एक ही दिशा में बार बार क्या रहेंगे, चलते रहेंगे। अब स्टेप 1 में आपको क्या करना है समझना, जो आपकी अशुद्ध धातु की छड़ है उसके किनारे पर एक गतिशील तापक लगा दिया। क्या लगा है? गतिशील तापक लगा है। ये गतिशील तापक आपका क्या कर रहा है, ये छड़ को हर तरफ से घेरे हुआ है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा आप क्या देखोगे, जो आपका गलित है, जो आपका गलित मंडल है वो भी आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, हमने एक धातु की छड़ ली है, ठीक है, धातु की छड़ का मतलब हमने एक मेटल की रोड ली है। इस मेटल की रोड पर जो आपकी अशुद्ध धातु की छड़ है उसी के किनारे पर आपने एक क्या लगाया है, गतिशील तापक। गतिशील तापक है मतलब ये चलता भी रहेगा और हीट भी प्रोवाइड करता रहेगा। ये छड़ को हर तरफ से घेरे हुआ है। ये गतिशील तापक सिर्फ आपने एक जगह नहीं लगाया, आपने दूसरी जगह भी लगाया। तो इसने क्या किया है, इस पूरी छड़ को दोनों तरफ से घेरा हुआ है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा गलित मंडल भी आपका आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये छड़ आगे बढ़ती जाएगी ना, आपका गलित मंडल भी क्या करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। ये लगाया है आपने यहाँ पर गलित मंडल। अब बच्चों होगा क्या स्टेप 4 में, जो आपकी शुद्ध धातु होगी ना वो गलित में से क्रिस्टलीय होती जाती है। एवं जो अशुद्ध धातु है ना वो क्या करेगी, इस मंडल से आगे बढ़ती जाएगी।
जैसे जैसे आप इसको क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करते जाओगे, ये तापक की दिशा में चलता जाएगा। जो आपका शुद्ध धातु होगी, शुद्ध धातु इस गलित मंडल में क्रिस्टल बना के निकलती जाएगी, और अशुद्ध धातु इस गलित मंडल के साथ साथ क्या होगी, बाहर निकलती जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मंडल परीक्षण। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस विधि में आप देखोगे कि इस क्रिया को बाहर बाहर दोहराया जाता है, और ये जो तापक है ना, इसको इसी दिशा में चलाया जाता है। जैसे जैसे जो अशुद्धियां हैं आपकी, वो एक इकट्ठी होती जाती है छड़ के ऊपर, तो उस छड़ को क्या करते हैं, काट कर अलग कर देते हैं। तो आप देखोगे स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, जब अशुद्धियां छड़ के किनारे इकट्ठी हो जाती है, तो उनको काटकर अलग कर दिया जाता है। क्लियर है? अब जब आप जोन रिफाइनिंग कर रहे हो, जब ये आपका तापक उसी दिशा में चलता जा रहा है, तो जो अशुद्धियां एक कोने पे इकट्ठी हो जाती है, उनको काटकर अलग कर लिया जाता है, और जो शुद्ध मेटल है वो खुद ही क्या हो रहा है, आपका क्रिस्टलीय रूप में आपको मिलता जा रहा है। अब बात ये है कि आपने देखा कि मैंने आपको सब में कुछ ना कुछ उदाहरण बताया कि डिस्टिलेशन हम उनका करेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लिक्वेशन हम उनका करेंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। उसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम किसकी करते हैं, कॉपर और जिंक की करते हैं। अब कुछ ना कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जिनका हमको मंडल परीक्षण करना पड़ेगा, वो मेटल्स देखते हैं कौन से हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल है, हो गया आपका बोरोन, गैलियम, इंडियम एक्सेट्रा। तो इन मेथड्स के लिए हम क्या करते हैं, मंडल परीक्षण करते हैं। तो मंडल परीक्षण की विधि किस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि जो आपकी अशुद्धियां हैं वो सॉलिड स्टेट की जगह जो उनकी वेपर स्टेट होती है, मतलब जो उनकी मेल्टेड स्टेट होती है, उसमें अधिक गलने की अपनी गलित अवस्था में ज्यादा क्या होती हैं, वो गलित अवस्था में ज्यादा वो प्रोसेस को बताएंगी एज कंपेयर टू उनकी सॉलिड स्टेट। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं मंडल परीक्षण, जोन रिफाइनिंग। नेक्स्ट मेथड है आपका वाष्प प्रवस्था परिष्करण। इसको हम बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। अब इसका प्रिंसिपल क्या है वेपर फेज रिफाइनिंग का, क्योंकि वेपर है तो ऑब्वियस सी बात है वेपर फेज मतलब ये वाष्प की, वेपर की किसी ना किसी स्थिति पर डिपेंड करेगा। तो इसके प्रिंसिपल की पहले मैं बात कर लेती हूं। इस विधि में धातु को वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित किया जाता है एवं वाष्पिक यौगिक को एकत्रित कर लेते हैं। इसको विघटित करके शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। मेथड को समझना, क्या करते हैं, वाष्पशील यौगिक में परिवर्तन किया जाता है। एक ऐसा यौगिक, एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो वेपोराइज हो सके, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। उस वेपोराइज्ड यौगिक को इकट्ठा करके हम उसका विघटित करते हैं। विघटित जब आप उसको करते हो तो आपको शुद्ध धातु जो होती है वो मिल जाती है।
तो वेपर फेज रिफाइनिंग किसके ऊपर डिपेंड होगा? उस वेपर के फेज के ऊपर डिपेंड होगा कि जो भी धातु है उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए, वो एक वाष्पशील यौगिक होना चाहिए। जब हम उसका विघटन करें तो हमको धातु किस रूप में मिले? पूर्ण शुद्ध रूप में मिले, प्योर फॉर्म में मिले। अब इसके लिए दो कंडीशंस हैं। तो देखो प्रिंसिपल के बाद हम कंडीशंस की बात करते हैं। क्या कंडीशंस हैं? कोई भी अभिकर्मक के साथ धातु वाष्पशील यौगिक बनाती हो। दूसरा, वाष्पशील पदार्थ आसानी से विघटित हो ताकि देखो, दो कंडीशन होनी चाहिए वेपर फेज रिफाइनिंग करने के लिए। पहला तो क्या है कि आपको चाहिए एक वाष्पशील यौगिक। तो धातु ऐसी चयन करो जो वाष्पशील यौगिक बना पाए। अगर वो वाष्पशील यौगिक नहीं बना पाएगी तो हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड काम नहीं करेगा। और वाष्पशील यौगिक बनाने के साथ साथ वो धातु ऐसी हो जो आसानी से विघटित हो जाए। अगर वो विघटित नहीं होगी तो भी हमें मेटल नहीं मिलेगा। तो पहला तो धातु ऐसी हो जो वाष्पशील यौगिक बना सके और साथ में ऐसी हो जो आसानी से विघटित हो सके। तो बच्चों, ये होता है आपका वेपर फेज रिफाइनिंग। और वेपर फेज रिफाइनिंग हम दो मेटल्स के लिए करते हैं। एक होता है आपका निकल, एक होता है जिरकोनियम। और उनके जो दोनों के मेथड्स हैं उनके लिए एक स्पेशल नेम है, वो अब हम आगे देखेंगे। तो देखिए वेपर फेज रिफाइनिंग कैसे होती है। वेपर फेज रिफाइनिंग को पढ़ रहा है, मैंने बोला एक वेपर फेज रिफाइनिंग हम निकल के लिए करेंगे, एक जिरकोनियम के लिए करेंगे। एक हो गया निकल के लिए, एक हो गया आपका जिरकोनियम के लिए। अब इसके लिए जो निकेल के शोधन के लिए प्रक्रम होता है उसको हम बोलते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस। ये होता है निकल के लिए। और जो दूसरा प्रोसेस होता है आपका टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए होते हैं, उसको बोलते हैं वैन आर्कल मेथड। इसको आप टाइटेनियम के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो दोनों प्रोसेस में होता क्या है। एक हो गया मॉन्ड का प्रोसेस और एक हो गया वैन आर्कल मेथड। दोनों मेथड्स को नाम से याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने बोला ये दोनों तरीके वेपर फेज रिफाइनिंग के हैं, वाष्प प्रवस्था परिष्करण के लिए हैं। तो बच्चों, वाष्प प्रवस्था में अगर आपको परिष्करण करना है तो निकल का करना है तो उसको मॉन्ड प्रोसेस बोलोगे, टाइटेनियम जिरकोनियम का करना है तो उसको क्या बोलोगे? वैन आर्कल विधि। अब आप क्या करोगे, निकल को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर किसी ना किसी चीज के साथ रिएक्शन करेंगे और हम देखेंगे कि जो धातु बनेगी वो वाष्पशील बनेगी। और बाद में उस वाष्पशील जो आपका यौगिक बना है उसको हम विघटन करके वापस क्या ऑब्टेन कर लेंगे? निकल ऑब्टेन कर लेंगे। तो वेपर फेज रिफाइनिंग का यही प्रिंसिपल है कि जो भी धातु हो वो वाष्पशील यौगिक बनाए और जो धातु हो वो आसानी से विघटित हो जाए। तो देखो ये मॉन्ड प्रोसेस कैसे काम करेगा निकल में। इसमें आपको निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में पहले एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करना है। तो ये एक यौगिक देगा, एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड देगा NiCO4। ठीक है, तो बच्चों ये होता है आपका निकल, ये हुआ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका निकल। निकल क्योंकि 4 है इसलिए टेट्रा और इसको कार्बोनिल ग्रुप हम कहते हैं।
ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, एक यौगिक बना है। अब मैंने क्या बोला कि जो मेटल की हम वेपर फेज रिफाइनिंग कर रहे हैं वो एक तो यौगिक बना है, तो बना लिया इसने वाष्पशील यौगिक। अब दूसरी स्टेप में दूसरी स्टेप में ये जो यौगिक बना है NiCO4, इसको और ज्यादा टेम्परेचर दे दो तो ये आपको क्या दे देगा, निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 2 स्टेप में हुआ, Na की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो NiCO4 बना, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट किया तो निकल और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। तो ये धातु हमको निकल मिल गई और ये धातु कैसी है, एकदम प्योर है। क्लियर, इसको बोलते हैं मॉन्ड का प्रोसेस। अगली विधि है वैन आर्कल मेथड। अब वैन आर्कल मेथड किसके लिए करते हो, टाइटेनियम या जिरकोनियम के लिए करते हो, ठीक है, ध्यान रखना। अब पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, जो आपका जिरकोनियम है उसको हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये देता है ZrI2 ZrI4, ये हो गई इसकी पहली स्टेप। फिर हमने क्या करा, ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया ZrI4 को, तो ये ब्रेक हो गया जिरकोनियम और 2I2 में, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, अशुद्धि ऐसी हो जो एक कॉम्प्लेक्स बना सके, एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बना सके, फिर हम उसको दोबारा हीट करें तो वो विघटित होकर डिकम्पोज होकर क्या करे, हमको जिरकोनियम दे दे। तो यहाँ 2 चीजें हैं, एक तो जो आप मेटल ले रहे हो वो कोई वेपोराइज कंपाउंड बना सके, और दूसरा जो भी आप मेटल ले रहे हो ना उसका डिकम्पोजिशन आसानी से हो सके। ये 2 स्टेप्स होती है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए। क्लियर, चलिए ये हो गया मॉन्ड प्रोसेस और वैन आर्कल। लास्ट है हमारे पास में वर्ण लेखकी विधि, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। पहले भी आप चैप्टर्स में इसको क्रोमेटोग्राफी को पढ़ चुके हो। मैंने आपको बताया था कि कोई कलर्ड कंपोनेंट होता है, जैसे कोई कलर्ड डाई है, उसके कलर्ड डाई के आपको कलर अलग करने हैं, तो उन कलर्स को अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। इसको हम वर्ण लेखकी भी बोलते हैं। यहां जो हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं उसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने तत्वों के शुद्धिकरण के काम आता है। अशुद्धियों में रासायनिक भिन्नता होनी चाहिए। अब क्या होता है मेथड समझना। सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने तत्वों वाले तत्वों का ये शुद्धिकरण करता है। अशुद्धियों में रासायनिक भिन्नता होनी चाहिए। अगर अशुद्धियों में रासायनिक भिन्नता होगी तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर अशुद्धियों में रासायनिक भिन्नता कम होने के कारण, अगर रासायनिक भिन्नताएं कम है, सूक्ष्म अवस्था में कोई भी तत्व उपस्थित है, तो आप क्रोमेटोग्राफी करोगे। तो अशुद्धियों में रासायनिक भिन्नता कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखकी, जो कि निम्न प्रकार के सूक्ष्म प्रकार के तत्वों को अलग करने का काम करती है। तो ये थे आपके पास में 6 मेथड्स। इंपॉर्टेंट है डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, क्रोमेटोग्राफी, वेपर फेज रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और जोन मेथड। क्लियर है, चलिए तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और लोहे के उपयोगों के बारे में। ये है हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो इसमें हमने लास्ट मेथड में रिफाइनिंग कैसे करेंगे, शोधन की अभिक्रिया कैसे करेंगे, वो तो हमने जान लिया। अब जितनी भी धातुएं हैं उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, एल्यूमिनियम पन्नी का उपयोग खाद्य पदार्थों के लिए आवरण पत्र रैपर के रूप में होता है।
बहुत ही बेसिक चीज है। एल्यूमिनियम की जो शीट होती है, आप जानते हो कि एल्यूमिनियम को हम बीट करके मेटल की शीट बना सकते हैं। तो एल्यूमिनियम का जो प्रयोग है मुख्य रूप से आपके जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी पन्नी के रूप में एल्यूमिनियम काम आता है। जनरली हम फूड की रैपिंग करने के लिए एल्यूमिनियम की फॉइल को रैपर की तरह प्रयोग में लेते हैं। क्लियर? चलिए, धातु की सूक्ष्म धूलि का प्रयोग प्रलेपों व प्रलाक्षों में किया जाता है। धातु की सूक्ष्म धूलि का प्रयोग पेंटों और रोगन में किया जाता है। ये जो आपकी एल्यूमिनियम धातु है इसको हम प्रलेप मतलब पेंट, प्रलाक्ष मतलब जो रोगन होते हैं उनकी प्रक्रिया में भी हम प्रयोग में लेते हैं। तीसरा प्रयोग, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण एल्यूमिनियम का प्रयोग क्रोमियम और मैंगनीज के ऑक्साइड से उनके निष्कर्षण में किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना क्या है, एल्यूमिनियम जो है ना आपका वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। तो अगर हमको मैंगनीज और क्रोमियम धातु का निष्कर्षण करना है, उनको हमको एक्सट्रैक्ट करना है, तो वहां भी हम एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि मैंगनीज धातु के निष्कर्षण के लिए हम किस धातु का प्रयोग करेंगे, तो हमारा आंसर होगा हम एल्यूमिनियम का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए, एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग विद्युत चालकों के रूप में किया जाता है। आप देखेंगे कि जो हम इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं हमारी, वो कौन सी वायर्स होती हैं? एल्यूमिनियम वायर्स को हम विद्युत चालकों के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं। एल्यूमिनियम युक्त मिश्रातु हल्की होने के कारण बहुत उपयोगी होती है। अब क्या होता है कि एल्यूमिनियम से मिलाकर आप जो भी अलॉय बनाते हो ना वो हल्के होते हैं, तो वो हल्के होने के कारण हम उनका बहुत सारी चीजों में प्रयोग करते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा है कि जो हमारी एरोप्लेन की बॉडी होती है, ठीक है, एरोप्लेन की बॉडी हमें एक ऐसा मेटल चूज करना होना होता है कि जो लाइट वेट हो और जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी हो। तो हम क्या करते हैं, वहां पर एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। उस एल्यूमिनियम का हम एक अलॉय बनाते हैं जिसका नाम होता है ड्यूरा एल्यूमिन। क्या नाम होता है? ड्यूरा एल्यूमिन। इस ड्यूरा एल्यूमिन का प्रयोग आप किस लिए करते हो? लाइट वेट होने के कारण हम इसका एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए हम इस एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? एल्यूमिनियम के बाद हम बात करेंगे तांबे की। तांबा मतलब हुआ आपका कॉपर। कॉपर का कहाँ पे आप प्रयोग करते हो? सबसे सिंपल चीज, जो कॉपर है ना वो अपनी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण वायर्स बनाने के काम में आती है। जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है उनके अंदर कॉपर होता है, उस कॉपर के ऊपर ही कोटिंग की जाती है। तो पहला प्रयोग है तांबे का उपयोग विद्युत उद्योग में तार बनाने तथा जल और भाप के लिए पाइप बनाने में होता है। कॉपर के हम पाइप्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो तारे बनाने के अलावा इसका कॉपर का प्रयोग जल और भाप के लिए क्या बनाने के काम में आता है? पाइप बनाने के काम में भी आता है। इसका उपयोग कई प्रकार की मिश्र धातुओं में भी किया जाता है जो धातु से अधिक कठोर होती है। इसका मतलब कॉपर का प्रयोग हम अलॉय बनाने के लिए भी करते हैं और हम हमेशा उस चीज का अलॉय बनाते हैं जो धातु से अधिक कठोर होती है। जैसे आप देखोगे कॉपर प्लस जिंक, इसका एक अलॉय बनता है जिसको हम कहते हैं ब्रास। ब्रास का मतलब होता है आपका पीतल। क्लियर है? तो कॉपर का प्रयोग बहुत सारे अलॉयज बनाने के काम में आता है। वो अलॉय आपको दिए हैं, जैसे पीतल बनाना है तो कॉपर को जिंक के साथ मिक्स कर दो, कांसा बनाना है तो टिन के साथ मिक्स कर दो, मुद्रा बनानी है तो मिश्र धातु को निकेल के साथ मिक्स कर दो, ठीक है। मुद्रा मतलब कॉपर के जो कॉइन्स होते हैं वो बनाने के लिए हम उसको निकेल के साथ मिक्स करते हैं। तो कॉपर को आपने देखा कि हम अलग अलग तरीकों से डिफरेंट चीजों में मिक्स करके क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए जो अलॉय है, मिश्र धातु हैं, उनको बना सकते हैं। तो कॉपर जिंक के साथ भी मिक्स हो सकता है, कॉपर आपका टिन के साथ भी मिक्स हो सकता है और कॉपर आपका निकेल के साथ भी मिक्स हो सकता है। जब जिंक के साथ मिक्स होगा तो क्या बनाएगा? पीतल। टिन के साथ मिक्स होगा तो कांसा, और इसके साथ मिक्स होगा तो वो क्या बनाएगा? मुद्रा।
क्लियर? तो ये तीनों हो गए आपके पास कॉपर के अलॉयज। तो एल्यूमिनियम और कॉपर का यूज हमने अभी तक देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एलिमेंट जिसका नाम है जिंक। जिंक का प्रयोग हम क्या करते हैं? जिंक का प्रयोग जस्तेदार लोहा बनाने में किया जाता है। जिंक को हम जस्ता भी कहते हैं, हिंदी में जिंक को जस्ता कहते हैं। तो जस्तेदार लोहा बनाना है, तो जस्तेदार लोहा बनाने के लिए आयरन में जिंक को क्या करो? मिक्स कर दो। व्यापक मात्रा में इसका प्रयोग बैटरियों में किया जाता है, कई बार मिश्र धातु के घटकों में भी किया जाता है। जैसे अगर आपको पीतल बनाना है तो कॉपर 60% होता है, जिंक 40% होता है। जर्मन सिल्वर बनाना है तो कॉपर, जिंक और निकेल अलग अलग आपके परसेंटेज में होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो अलॉय बनाने के लिए भी जिंक काम में आ रहा है। दूसरा कि आपकी जो बैटरीज होती है उसमें जिंक बनाने का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका? बैटरियों में। अब मैंने आपको बताया हम कॉपर का यूज करके अलॉय बनाते हैं, तो कॉपर में हम जिंक को भी मिक्स करते हैं। कॉपर में जिंक मिक्स करके आप क्या बनाते हो? ब्रास। ठीक है, तो इस अलॉय में कॉपर कितना होता है? 60%, जिंक कितना होता है? 40%। ओके, सेकेंड अलॉय है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है और आपका निकल होता है। कॉपर कितना होता है? लगभग 25 से 30%, जिंक भी 25 से 30% और निकेल कितना होता है? 40 से 50%। तो कॉपर, जिंक और निकल से क्या बनाया जाता है? जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। यशत रज का प्रयोग रंजक सामग्री भी प्रलेप आदि के उत्पादन के अपचायन के रूप में किया जाता है। तो ये जो जिंक है ना, ये ना आपका जिंक डस्ट की फॉर्म में भी प्रयोग में लिया जाता है और आपका पेंट में भी कई बार हम इसको प्रलोपों में भी प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए जिंक जस्ते के प्रयोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट है हमारा लोहा, दैट इज आयरन। आयरन के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। आयरन के यूज आपको पता ही है। अगर मैं बेसिकली बात करूं आयरन के यूजेस के बारे में, तो आयरन जो है वो आपका सेकंड अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पर। एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ की क्रस्ट में, भूपट्टी पे आपका एल्यूमिनियम। आयरन का प्रयोग हम बहुत सारी चीजें बनाने के करते हैं। अगर हम बात करें ब्रिजेस की, घर के कंस्ट्रक्शन में, डोर्स में, विंडो में, रेल की पटरियों में, ट्रेन के कंपार्टमेंट बनाने में, हर चीज में हम किसका प्रयोग करते हैं? आयरन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए लोहे का क्या उपयोग है? ढलवा लोहा। मैंने आपको जब आयरन की स्मेल्टिंग प्रोसेस बताई थी ब्लास्ट फर्नेस में, तो मैंने आपको बताया था कि नाम याद रखना, ये जो ढलवा लोहा होता है ना, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, ये कहां पर काम आता है ढलवा लोहा? स्टोव, रेलवे स्लीपर, गटर पाइप तथा खिलौनों आदि को ढालने में। स्ट्रॉ बनाए, रेलवे के स्लीपर बनाए, गटर के पाइप बनाए और बहुत सारे खिलौनों को बनाने के लिए क्या काम में आया आपका? ढलवा लोहा। इसका उपयोग पिटवा लोहे तथा इस्पात को बनाने के लिए भी किया जाता है। ढलवे लोहे से हम कौन सा लोहा बनाते हैं? पिटवा लोहा। पिटवा लोहे का प्रयोग लंगरों, तारों, बोल्ट, चेन तथा कृषि उपयोगी उपकरणों को बनाने में किया जाता है। अगर आप बोल्ट की बात करोगे, तार की बात करोगे, चेन की बात करोगे, या फिर कृषि में जितनी भी चीजें उपयोग में होती है, उसके लिए हम ढलवा लोहा नहीं, उसके लिए हम पिटवा लोहा काम में लेते हैं। स्टील के अनेक उपयोग हैं। स्टील कैसे बनता है? स्टील भी आपका लोहे से बनता है। जो स्टील के बर्तन हम घर में प्रयोग में लेते हैं, स्टील मतलब इस्पात, ये भी लोहे से बनता है। अब जब इसमें दूसरी धातुएं मिलाई जाती है तो मिश्रातु इस्पात प्राप्त होता है। आयरन भी क्या बनाता है आपके? आयरन भी बहुत सारे अलॉय बनाता है। निकेल इस्पात का प्रयोग रस्से बनाने, स्वचालित वाहनों तथा हवाई जहाजों के हिस्से, लोलक, मापक, फीतों, कटाई के औजारों तथा संदलन मशीनों को बनाने और स्टेनलेस स्टील का उपयोग
साइकिल के स्वचालित वाहनों, बर्तनों तथा पैनों इत्यादि आदि को बनाने में काम में लिया जाता है। दो हैं आपके, आयरन का यूज करके आप दो चीजें बनाते हो। एक होता है निकेल का इस्तेमाल, निकेल का इस्पात, और दूसरा क्या होता है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अब आपको पता है कि इस स्टेनलेस स्टील का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जो हमारे साइकिल की बॉडी होती है वो स्टेनलेस स्टील की होती है। बर्तनों में पैन, जो स्टील वाले आपके पैन होते हैं, उनको बनाने के लिए हम स्टेनलेस स्टील काम में लेते हैं। लेकिन अगर ये आयरन निकल के साथ मिक्स हुआ तो ये क्या क्या बनाने के काम में आएगा। रस्से बनते हैं, जो आपके वाहन होते हैं तथा हवाई जहाज के हिस्से बनते हैं। मापक, फीतों, जो कटाई करने के लिए औजार आते हैं, वो सब हमारे आयरन के अलॉय से बनते हैं। और वो अलॉय कौन सा होता है, वो आपका निकेल का इस्पात होता है। क्लियर। तो आयरन स्टील बनाने के काम में आता है, एक में निकल होता है, एक में आपका स्टेनलेस स्टील होता है। क्लियर है इतना। चलिए, तो ये थे आपके कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपयोग आयरन, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम के। तो बच्चों यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि जो ओर से हमको मेटल मिला, पहली स्टेप तो हमने ओर का सांद्रण किया, उस अयस्क के सांद्रण के बाद हमने उसको धातु का उसमें से निष्कर्षण किया। अब वो धातु हमारे पास में प्योर नहीं है, तो उसको प्योर बनाने के लिए हमने अलग अलग तरीके अपनाए। हमने यहाँ पर बेसिक 6 प्रोसेसेस की, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग। और हमने क्या पढ़ा, हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पर जो थी वो देखी हमने कि कैसे हम अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्या करते हैं, मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं। तो 6 तरीके मैंने आपको यहाँ बताया। वेपर फेज रिफाइनिंग इसमें से हमारा एक इंपॉर्टेंट मेथड था। उस वेपर फेज रिफाइनिंग में मैंने आपको 2 तरीके बताए कि अगर निकल को आपको चाहिए तो मॉन्ड की प्रोसेस करो, और अगर क्रोमियम और जिरकोनियम चाहिए तो आप क्या करो, कौन सी प्रोसेस करोगे, वैन आर्कल मेथड को अपनाओगे। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंटेंट, क्वेश्चन या स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। सो हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। सो जस्ट फोकस ऑन दिस वीडियोस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं बोलूँगी कि ये हमारा ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। ओनली 6 लेक्चर्स वी हैव ऑन दिस टॉपिक, जिसमें से हमें मेन कॉन्सेंट्रेशन किस पे करना है, 3 टॉपिक्स पे करना है। पहला, ओर का सांद्रण कैसे किया, प्यूरिफिकेशन कैसे किया, और एलिंगम डायग्राम, जिस पर डेफिनेटली हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।